देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वॉर रूम में आज बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। तमाम गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, पहले उनका तारुफ आपसे हो जाए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मेजर जनरल वीके दत्ता, एयर कॉमोडोर एएस बहल, कर्नल तेज टिक्कू और साथ ही हमारे साथ आज जितने भी विषय है चर्चा के लिए बड़े महत्वपूर्ण विषय। दुनिया में क्या कुछ बदला है और केवल एक हफ्ते के अंदर यानी 7 दिन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं। वो बहुत डराने वाले परिवर्तन है, वो युद्ध को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील करने वाले क्या परिवर्तन है। क्या पूरी दुनिया इस वक्त एक बड़ी जंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में इस समय एक भयंकर जंग चल रही है। ईरान इजराइल एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। क्या ये जंग किसी भी वक्त परमाणु जंग में तब्दील हो सकती है? सवाल यह कि क्या दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपनी परमाणु ताकत को छिपा कर रख रहे हैं। आप जान रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। अब भारत के पास कितने न्यूक्लियर पावर है, कितने वेपन है, पाकिस्तान के पास क्या ताकत है वो हम जानते हैं, रशिया के पास क्या ताकत है, अमेरिका के पास क्या ताकत है वो भी हम जानते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी परमाणु ताकत बताई नहीं है। उनके पास कैपेबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी भी है कि परमाणु हथियार होंगे। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की अगर हम बात करें तो 100 घंटे में ये जंग खत्म हो गई थी ईरान और इजराइल के बीच। लेकिन ये जंग जो शुरू हुई है वो कितने दिन चलेगी? हमने इससे पहले भी देखा जो हमास में जंग लड़ी जा रही थी, यानी कि गाजा पट्टी पर जो जंग लड़ी जा रही थी हमास और इजराइल के बीच में, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमने वो जंग भी देखी जो पिछले 3.5 साल से लगातार चलती आ रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाँ, कुछ पॉजेस जरूर होते हैं, लेकिन अब ये जो जंग शुरू हुई है इजराइल और ईरान के बीच, ये कितने दिन चलेगी? क्या कुछ और देश भी इस जंग में कूदने वाले हैं? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। बहुत सारे कुछ और जो विषय है वो लगातार इस वक्त इंडिया टीवी पर इस वॉर रूम में आप देख रहे हैं फ्लैश होते हुए। सबसे पहले मेजर जनरल वीके दत्ता, भारत ने तो भाई जंग छेड़ी और जंग छेड़ने के बाद यह भी बता दिया कि हमने अचीव कर लिया हमने जो करना था। लेकिन जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जिस तरह की जंग बाकी दुनिया के अलग अलग देश लड़ रहे हैं, उसकी शुरुआत तो हो गई है, उसका आदि तो है, लेकिन अंत कहां है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसकी कोई पिक्चर नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि जो ये जंग अभी आप देख रहे हैं जो इजराइल और ईरान के मध्य में शुरू हुई है, इसकी शुरुआत 1 साल 9 महीने के करीब पहले शुरू हुई, जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया। और लगातार उसके बाद इजराइल ने हमास का मुकाबला किया। गाज़ा में तकरीबन हमास को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह उसके बाद में एंटर हो गए जंग में, और साथ साथ में हूती यमन से चालू हो गए, और सीरिया के माध्यम से भी अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप इजराइल के ऊपर हमला करते रहे। और इस सब के पीछे किसका हाथ था? ईरान का। ईरान की प्रॉक्सीज इजराइल को लगातार आघात पहुंचा रही थी। अभी आस्ते आस्ते इजराइल ने इन प्रॉक्सीज को खात्मा करके या मार्जिनलाइज करके अभी समय आ गया था कि उस थ्रेट को जो लगातार इजराइल के ऊपर बनी हुई थी कि इजराइल का वजूद ख़त्म करना चाहता है ईरान का ये मानना है कि यहूदियों को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है, तो उस मुल्क के ऊपर, उस सोच के ऊपर वार तो करना नहीं था आज नहीं तो कल। बीच में अमेरिका ने कोशिश करी कि एक बातचीत करके कोई समझौता हो जाए न्यूक्लियर डील के ऊपर, इनका जो न्यूक्लियर वेपनाइज का जो प्रोग्राम है उसको कैप किया जाए, लेकिन ईरान लगातार उससे निकटता रहा और टाल मटोल करता रहा और कोई समाधान पे नहीं पहुंचा। मैं इसका आपको एक और बैकग्राउंड ले जाना चाहूँगा। 2018 में जो ट्रंप अपने पिछले दौर में थे, वो जो ट्रीटी बाइडेन साहब ने करी थी उसमें से वॉकआउट कर दिया उन्होंने। मतलब वो उस ट्रीटी को उन्होंने जो अमेरिका और ईरान के बीच में हुई थी उसको नकारा कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि उस समय इजराइल के हाथ बहुत जो सेंसिटिव सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ईरान के उनके हाथ लग गए थे, जिसमें बिल्कुल प्रूफ मिल गया था उनको कि ईरान जो है न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा है और अमेरिका का उल्लू बना रहा है। तो उसके चलते 2018 के बाद ये काउंटडाउन शुरू हो गया कि अभी ईरान को कैसे रोका जाए,
ईरान का जो ये प्रोग्राम है इसको कैसे बंद कराया जाए। तो बहुत बहुत कोशिश चलती रही और फाइनली आज के दिन में इजराइल को वो करने का मौका, वो समय आ गया जबकि उस हाइड्रा के हेड को उन्होंने काटना था, जो एक ऑक्टोपस उसके ऊपर लगातार अपनी प्रॉक्सियों के द्वारा हमला करता चला जा रहा था। अब वो फाइनल टाइम आ गया कि उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। मैं इसी सवाल के साथ एयर कमांडर एस बहल आपके पास आ रही हूं। ईरान के पास परमाणु हथियार है, ऐसी संभावना अमेरिका को भी लग रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी इजराइल को भी लग रही है और इसलिए इस वक्त वो जो हाइड्रा के हेड की बात कर रहे हैं अभी सर, वही इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है। लेकिन ये कितना प्रोलॉन्ग्ड होगा, कितना लंबा चलेगा, कहां तक इसे खींच कर लेके जाएंगे, फिर कौन कौन से देश इसमें शामिल हो जाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मीनाक्षी जी। आपको मैं अगर एक छोटा सा सेंटेंस बताऊं मेजर जनरल अलाउद्दीनोव का, जो कि रशिया के जनरल है, पुतिन के जनरल, उन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया और उन्होंने यहां तक कहा कि आप 10 लाख लोगों की सेना को तैयार करना शुरू कर दें, फ्रेश सेना को। लेकिन मैं इस सेंटेंस को अग्री नहीं करता हूं, लेकिन जो उन्होंने टेंशन की बात करी थी वो बिल्कुल सही है। वेपन्स जो आप बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से इजराइल को यह मौका मिला है अटैक करने का। इजराइल ने आज ये प्लानिंग नहीं की है, ये इजराइल की प्लानिंग आज से कई महीने पहले शुरू हो गई थी और उनको रोक के रखा था सिर्फ ट्रंप ने। और क्यों रोक के रखा था ट्रंप ने? क्योंकि वो चाहते थे कि इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करके क्रेडिट वो ले लें कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर अंकुश बना दिया जाए। सब ये कहते हैं कि उनके पास 60% एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, यानी कि बहुत क्लोज है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के। लेकिन ये सेंटेंस तो मैं 1 साल से सुन रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जिसके पास है या जो बनाने वाला है या जो बहुत ही क्लोज है बनाने के, वो कभी नहीं बताएगा कि मेरा उतना क्लोज पे बना हुआ है। दूसरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के वेपन्स हैं। इनकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब अटैक किया है इन्होंने, और भारत ने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, भारत ने प्रूव कर दिया था कि न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है। जब हम चाहेंगे तो हम अटैक कर सकते हैं और न्यूक्लियर ब्लफ को एक वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी वो लेंगे नहीं। और इसमें 2-3 चीजें और मैं ऐड करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि जो एंड स्टेट होता है किसी भी वॉर में, उसका डिक्लेयर करना या उसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है वॉर शुरू करने से पहले। अभी रशिया यूक्रेन का देखें या हम इजराइल और हमस का देखें जो 20 महीने से चल रहा है, और रशिया यूक्रेन 3 साल और 4 महीने से चल रहा है और ये खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं खत्म हो रहा? हालांकि ट्रंप ने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा विलेन एक्चुअली अमेरिका ही है इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि अभी भी मई के अंदर उसने $242 मिलियन का एड, मिलिट्री एड अप्रूव किया है, जबकि बताया नहीं, बहुत क्वाइटली कर दिया। उसके $30 मिलियन का तो कल या परसों किया। इसका मतलब अभी भी वो यूक्रेन को एड दे रहा है। और तीसरी चीज आ जाती है कि जो एंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, भारत का एंड स्टेट बहुत क्लियर था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि हमने जैसे ही वो 9 टेरर टारगेट को अटैक किया उसके बाद बंद कर दिया। लेकिन कोई भी जो युद्ध चल रहे हैं, ये तीनों की जो बात कर रहे थे हम, इन तीनों युद्ध का एंड स्टेट क्लियर नहीं है। आप किसी भी देश को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और पूरी कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये जो एंड गेम की बात होती है या एंड स्टेट, या आप क्या एम लेकर चल रहे हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं ना, वो रशिया यूक्रेन में समझ में आया। चलिए, इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने प्रहार किया था, उन्हें एक मौका मिला, उन्होंने इस बार जोरदार वार किया, लेकिन वहां पर भी जितनी ताकतवर हम इजराइल को मानते हैं, वो भी अपने उस एम को वो अचीव नहीं कर पाया। अब ईरान का इस वॉर के अंदर आ जाना, और फिर ईरान के बारे में हम जानते हैं कि उसके पास कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, लेकिन उसने क्या बना लिया है? हम तो ये मान के चलते कैपेबिलिटी है तो बैठा तो नहीं होगा, उसका इस्तेमाल कर रहा होगा, पॉसिबिलिटी तलाश ली होगी। मीनाक्षी जी, ये जो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्यों आज की तारीख में इस तरह का माहौल हो गया कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने का सोचा, अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक क्या हुआ? थोड़ा सा लिटिल बैकग्राउंड जिससे कि मैं समझाना चाहूँगा। एक कि ये जो पूरा गतिविधियां हैं, अगर हम देखें तकरीबन 1900 से,
तो 1900 से लेकर के इजराइल के बनने तक या इजराइल का अस्तित्व आने तक सब के सब तेल के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि ईरान और इराक में तेल था, इसलिए यूके को तेल चाहिए था। पहला महायुद्ध हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, उसके बाद हुआ। और उसी के दौरान जब राजा पहलवी थे जो ईरान के बाद में जो बने, उनके जो पिताजी थे रेजा, उनको जब यूके ने सत्ता दी और जब उनका जो सोच है जो जर्मनी की तरफ चली, और उनके कारण ये जो देश है जिसको हम ईरान कहते हैं, इसका नाम था पर्शिया जी। और पर्शिया से नाम बना ईरान, उन्होंने बनाया। और ये जो हम देखते हैं इजराइल ने जो नाम रखा है इस ऑपरेशन का, और जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर रखा था, मकसद था, वैसे ही अब जब इन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्यों रखा नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन? अगर आप देखें, जब मैं कह रहा हूं पर्शिया से ईरान बना, झंडा किसने बदली किया? 1979 में जब आप ईरान का झंडा देखते हैं, उसमें उन्होंने अपने मजहब का बीच में रखा है और उन्होंने वहां से राइजिंग लायन हटा दिया। वहां पे लायन था और एक सूरज था, उसको उन्होंने हटाया। किसने? इस जो बोलते हैं हम लोग खोमेनी ने पहले आए, आयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने बदली। और अब क्यों इजराइल ने उसको राइजिंग लायन कहा है? इसलिए क्योंकि अब तख्ता पलट होगा। और जब तख्ता पलट होगा, वो जो शेर उन्होंने निकाला है वो शेर दोबारा आएगा और तख्ता पलट होगा। और ईरान के बीच में अब ईरान को मदद करने वाले 30 साल तक 1948 से लेकर के 1979 तक कौन था? इजराइल। इजराइल ने मदद की ईरान को इतना बड़ा बनाने के लिए और ईरान का अस्तित्व बनाने के लिए। ईरान का जितना मॉडर्नाइजेशन किया, उनका जो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, सीक्रेट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको बनाने की कार्रवाई किसने की? इजराइल ने। और ये जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम हम बात करते हैं ईरान के बीच में, इसको खड़ा करने की मदद किसने की? अमेरिका ने की, इजराइल ने की, इन्होंने मदद की है इस न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन हम लोग बार बार जब बात करते हैं तो लेकिन सर 40 साल पहले क्या हुआ, उसके बाद तो बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। अब बिल्कुल, अब मीनाक्षी, अब देखना बड़ी बड़ी बात, IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने क्या कहा है? आप न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट कैन बी लेस देन 5%। यानी कि कोई भी देश न्यूक्लियर पावर बना सकता है जिसका एनरिचमेंट इज बिलो 5%। जब 20% एनरिचमेंट होता है, वो होता है रिसर्च के लिए, मेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जब आप 60% एनरिचमेंट पे चले जाते हैं और 90% एनरिचमेंट पाने की काबिलियत रखते हैं, जिसमें आज की तारीख में उनके पास 400 किलो यूरेनियम है, जो तकरीबन 9 से 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत रखता है। इसके लिए इजराइल ने मदद नहीं की, इसके लिए अमेरिका ने मदद नहीं की, इसके लिए उन्होंने लगातार अपने तरीके से धीरे धीरे करके चोरी चारी करके किया, जिसके लिए इजराइल लगातार 1990 से जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के मार रहा था, लगातार मार रहा था। और अब जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, जिसमें उनके टॉप कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स मारे गए, टॉप उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हांस पे जबरदस्त ये क्या उसको कहते हैं हमला हुआ, जिसपे कितने उनके पास सेंट्रीफ्यूज हैं? 50,000 सेंट्रीफ्यूज हैं जी। अगर आप 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखते हैं, उनको चाहिए 1 लाख सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए, और उसका नुकसान नहीं सर, मैं तो बॉटम लाइन इस पर आना चाह रही हूँ कर्नल साहब कि क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी? आसान तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार जंग न्यूक्लियर रूप ले लेगी, तब तो फिर भीषण तबाही शायद छोटा शब्द पड़ जाएगा, महातबाही होगी। देखिए मीनाक्षी जी, इसमें कई सारे इश्यूज हैं, क्योंकि आप इसको यूक्रेन रशिया के बीच में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, और 7 अक्टूबर 23 के बाद क्या हुआ, इन घटनाओं को आप अलग अलग नहीं देख सकते। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करेंगे, आपने बोला दोनों के पास एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन ये गलत है। रशिया के पास एंड रिजल्ट है, और वो ये है कि यूक्रेन अनाउंस करे कि वो नेटो में नहीं जाएगा,
पहली बात ये है। पर वो कहाँ अनाउंस कर रहा है हाँ, सर? नहीं कर रहा, इसलिए जंग चल रही है। यूक्रेन कह रहा है कि आपको क्रीमिया छोड़ना पड़ेगा और डॉनबास छोड़ना पड़ेगा, तो इररिकंसाइलेबल पोजीशन है और जंग जारी है। शायद अगर यूक्रेन अलग से जंग लड़ता और नेटो उनकी मदद नहीं करता, अमेरिका उनकी मदद नहीं करता, और जंग कभी का ख़त्म हो गया होता। अब वो छोड़ दीजिए। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की बात है, अगर आप रिट्रोस्पेक्ट में देखें जिस प्रकार से सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ और सीज फायर जो भी इसको बोलेंगे, मैं समझता हूँ कि ईरान का वेस्टर्न फ्लैंक किसी को चाहिए था सिक्योर, और वो सिक्योर कर दिया उन्होंने। नहीं तो ये जो अभी जंग चल रही है उसके लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी होती। वो जंग करते या ना करते उसमें बहुत बाधा पैदा होती। अब हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 2 दिन में कैसे समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं मिडिल ईस्ट। देखिए, मिडिल ईस्ट क्यों माना जाता है एक डेडली ज़बरदस्त फ्लैश पॉइंट फॉर न्यूक्लियर वॉर, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उस पूरे इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही देश था जो एक ओल्ड सिविलाइजेशन थी। उधर रिलीजन बदली हुआ, लेकिन सिविलाइजेशन तो पुरानी रही ज़ोरास्ट्रियर के टाइम से। दैट वाज ईरान, फारस जिसको बोलते थे, पर्शिया, वही था। बाकी तो सब डिवाइडेड लॉट थे, बेदुइन ट्राइब्स थे, अरब में बहुत ही ज़बरदस्त बैकवर्डनेस थे, वो रेगिस्तान में रहते थे। तो जब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ब्रिटेन ने क्या किया, वो जब ख़त्म हो रहा था, उन्होंने इसको अलग अलग जोन में डाला। और आपको हैरानगी होगी, जो सऊदी अरेबिया में रूल कर रहे हैं, वो एक वहाँ के जो मस्जिद थे उसके 2 बेटे थे, उनको सऊदी अरब में डाल दिया, एक को इराक में डाल। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन ये तब भी ठीक था, ये चल जाता। लेकिन जब ऑयल वहाँ पर निकला, उसने पूरा जियो पॉलिटिक्स वहाँ का चेंज कर दिया। और साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि जूस को अलग से स्टेट देंगे इजराइल, और वो वहाँ से प्रॉब्लम खड़ा हो गई। अब मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अरब और अमेरिका की आपस में दोस्ती नहीं थी। 1967 तक दोस्ती थी ईरान और अमेरिका की, जैसे अभी बताया गया है। शाह रज़ा पहलवी अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर इस्लामिक फर्वर इतना ज़्यादा बढ़ गया, और खुमैनी जो पेरिस में रह रहा था, वो रेवोल्यूशन आ गया, जो भी उसकी वजह थी। वो रेवोल्यूशन जब सक्सेसफुल हो गया तो शाह रज़ा पहलवी भाग गया। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन फिर इसका एक्सटेंशन ये है कि जो अभी कुलकर्णी साहब कह रहे थे कि अभी तख्ता पलट के लिए कोशिश हो रही है जी, तो क्या मैं इसी से जोड़कर देखूं? बिल्कुल एब्सोल्यूट। देखिए, दोनों अमेरिका के और इजराइल के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इजराइल का ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, जो उनका ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इजराइल को धरती के मैप से हटाकर रहेंगे, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। तो वो इजराइल ये सोचता है कि अगर इनके पास एटम बम आ गया तो हम तो गए, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो उनका लक्ष्य ये है, पहला। दूसरा, अमेरिका लक्ष्य है कि वहाँ वो अमेरिका नेवर फॉरगेट्स। आपको याद रखना चाहिए, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा जो उन्होंने 65 अमेरिकन को ईरान के अंदर उनकी ही एम्बेसी में 444 दिन कैद रखा। जिमी कार्टर ने कोशिश करी कमांडो रेड से उनको रिहा करने की, दोनों हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए, सब मर गए उसमें। तब से अमेरिका भूला नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। तो उसको जब भी मौका मिलेगा वो ईरान में तख्ता पलट करेगा। कैप्चर नहीं करता है ईरान को, अब कैप्चर नहीं करते, बहुत बड़ी कंट्री है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, ज़बरदस्त वैल्यूज़ है। तो वो चाहते हैं तख्ता पलट हो और हमारे आदमी फिर दोबारा वहाँ आ जाए। जहाँ तक अरब इजराइल, और वहाँ पर एक और एंगल भी है, और वो एंगल है शिया सुन्नी का। देखिए, हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल लड़ाई है शिया और सुन्नी के बीच में। ईरान चाहता है कि जो मक्का मदीना सबसे पवित्र जो स्थान है वो सऊदी अरब के पास क्यों हो, और सऊदी अरेबिया तो कुछ भी नहीं है अगर अमेरिका का सपोर्ट उनसे हट जाए, तो वो तो हमेशा उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अरब तो चुप करके वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वो तो चाहते हैं कि ईरान का थ्रेट उनके सामने जो है वो ख़त्म ही हो जाए। और तुर्की देख रहा है ऊपर से,
कि वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा प्रो अमेरिकन बने कि ऑटोमेटिकली जो सुन्नी इस्लाम है वो मेरे को एक लीडर माने। तो वहां पर कई सारे इश्यूज बहुत हैं। सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं इसमें धर्म का भी एक फैक्टर है, शिया सुन्नी सेक्ट का भी फैक्टर है, इसमें न्यूक्लियर पावर का भी फैक्टर है, इसमें ऑयल का भी। सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो करंट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है या ये कन्फ्लिक्ट बंद कैसे होगी, ये जो राइजिंग लायन ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ये है तख्ता पलट के ऊपर एम करके कि किसी प्रकार से खमैनी को हटा दिया जाए। ये जो IRG वगैरह इनको बिल्कुल इनको घुटनों पे ले आएं ताकि वहाँ की आवाम खड़ी होके अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दे और नई सरकार बना दे। तो ये जो यहाँ का एंड गेम है वो इनका ये है, अमेरिका का भी और इजराइल का भी तख्ता पलट करने का, ताकि एक बार तख्ता पलट हो जाए, एक जो नॉर्मल थिंकिंग गवर्नमेंट वहाँ आ जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चालू हो जाए और जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जो कट्टरपंथी है, इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो थ्रेट वो दे रहा है जो आज के दिन में जो ईरान की जो सरकार है कि वो ज्यूज़ को मिटा देंगे, तो वो थ्रेट ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और पहले हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि अमेरिका ईरान के क्लोज था, इजराइल भी बहुत मदद करी उसने ईरान की। तो अगर ये एंड गेम हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, तो दोनों एम अचीव हो जाते हैं। आर्मी चीफ न्यूक्लियर प्लान भी कैप हो जाएगा और इनका एम भी हो जाएगा। अगर मान लो वो नहीं होता है तो हो सकता है कि इनकी लीडरशिप को पूरी तरह से तबाह करने के लिए हो सकता है इजराइल एक टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करे खुम के ऊपर, ताकि वो जो इनका पावर सेंटर है जहाँ से ये इनके जो रिलीजियस लीडरशिप का जो एक गढ़ बोलते हैं उसको ख़त्म कर दे और फिर उसके माध्यम से तख्ता पलट हो। तो ये आप मान के चलें। और जहाँ तक अभी फ़िलहाल ईरान वर्सेस इजराइल का सवाल है, हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं, 2 साल हो गए, अभी एक हफ्ते में आगे बम बन जाएगा, अभी तो बनने वाला है, अब तो जी उसके साइंटिफिक यहाँ पहुँच गए। तो अगर ये ऐसी हालत थी तो क्या वो अभी हुआ नहीं? तो मेरा मानना है कि अगर नहीं भी हुआ तो किसी ना किसी फॉर्म में इनके पास में न्यूक्लियर डिवाइस है। कितने किलोटन की है वो क्वेश्चन मार्क है। क्या अगर वो पूरा नुकसान नहीं कर पाएगी तो थोड़ा बहुत नुकसान कर जाएगी, तो वो लास्ट रिसोर्ट होगा। और ये ईरान को भी पता कि अगर उन्होंने बाय चांस वो प्री मेच्योर, जिसको बोलते प्री मेच्योर बेबी का बम इन्होंने लॉन्च कर दिया, उसके बाद में इनकी तबाही पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद इजराइल रुकेगा नहीं, इनको बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन इजराइल ने बोला है उसकी दुश्मनी ईरानियन पब्लिक के साथ नहीं है, ईरानियन पब्लिक के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है, और तभी वो बोल रहे हैं कि आप उठिए। न्यूक्लियर वॉर में लेकिन मारा तो सबसे ज्यादा सिविलियन ही जाएगा ना। आप न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे, फिर कहेंगे कि हमें ईरानियन पब्लिक से कोई गिला शिकवा नहीं है, या ईरान बोल दे कि हमें इजरायली पब्लिक से कोई गिला शिकवा नहीं है, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वो स्ट्राइक करेंगे उनका पावर सेंटर जो फिलहाल खूम है, ताकि इनकी जो ये थियोलॉजिकल इनकी जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए और मॉडरेट लोग वहां पे आ जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में जो 15 इस्लामिक देश हैं उनमें से 3 देश खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा साबित करने की होड़ में है। मैं पूरा मैप आपके सामने रखूंगी। ये 3 देश है, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की है। लेकिन इन तीनों देशों में सिर्फ एक ईरान ही है जो न्यूक्लियर पावर बनने के सबसे करीब है, और इजराइल ये नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता। इजराइल ने पहले हमास को मारा, हिजबुल्लाह को मारा, अब अपने सबसे मजबूत दुश्मन को वो टारगेट कर रहा है। अभी ब्रेक में हम लोग यहाँ चर्चा करने लग गए थे कि इनके तो बॉर्डर भी आपस में नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के नजदीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार टारगेट एक दूसरे पर कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण है ना, वो कारण यही है कि ये जो परमाणु की ताकत है वो नहीं चाहता। ये अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ईरान के पास हो, लेकिन उसके बावजूद ईरान करता गया, अंदर ही अंदर करता गया। ईरान को कभी अमेरिका सपोर्ट करता था, ईरान को कभी इजराइल भी सपोर्ट करता था, लेकिन दुश्मन और दुश्मनी कभी भी हो सकती है, दुश्मन कभी भी बनाया जा सकता है और दुश्मनी भी कभी भी हो सकती है, और कारण सिर्फ ताकत होती है। और यही परमाणु ताकत है इसके पीछे। वो मैप इस वक्त मैंने आपके सामने रखा, इसी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ईरान के साथ सर इस वक्त जो देश है वो जरा बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आ जाए तो जरा दर्शकों को दिखाते हैं। सीरिया, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन जो ईरान के साथ है। ईरान के खिलाफ की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, यूएई और इराक है।
और न्यूट्रल अगर किसी देश की हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले भी बहल साहब, अभी जो कर्नल साहब कह रहे थे, टिकू साहब, कि तुर्की ऊपर से ओवरसी कर रहा है कि अभी क्या हो रहा है, तो अभी न्यूट्रल पोजीशन है कतर, जॉर्डन, तुर्की, ओमान और इजिप्ट की। तो पहले तो हम इसी पर बात करते हैं कि ईरान के साथ जो है वो तो समझ में आता है क्यों है, क्योंकि ईरान भी उनके साथ वैसे ही खड़ा है, लेकिन ये जो न्यूट्रल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ईरान के खिलाफ है, उन पर थोड़ी चर्चा हो जाए। मीनाक्षी जी, पर एक चीज जो आप पहले बात कर रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ भी रिलेट करती है, और वो ये है कि जो डिस्टेंस आप बात कर रहे थे दोनों कॉन्टिगुअस नहीं है, इजराइल और ईरान, यानी कि 1800 से 2300 किलोमीटर की दूरी पड़ती है इनके अलग अलग स्थानों से, बॉर्डर से। इसका मतलब है ग्राउंड वॉर नहीं हो सकता इनके बीच में कभी भी। इसी वजह से जब वो बात एंड स्टेट से चल रही थी तो ये चल रही थी कि तख्ता पलट शायद आंसर होगा, लेकिन आपके इजरायली एम्बेसडर जो आए थे कल आपके शो के अंदर, उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था जब तक एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं आता ईरान के अंदर तब तक ये बहुत डिफिकल्ट हम नहीं बर्दाश्त नहीं है। हाँ, और साथ में जब ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो जो पहले पहलावी डायनेस्टी की थी 1979 तक, और उसके बाद से ये शुरू हुआ है रूल, लेकिन जो इस्लामाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है ईरान के अंदर, तो तख्ता पलट करने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं है तो शायद इतना आसान नहीं होगा। तो ये काफी सस्टेनेंस पे जाएगा, काफी देर तक ये सस्टेन हो सकता है ये युद्ध। और दूसरी चीज आती है इसमें जो आपने बताया ईरान के साथ सीरिया। सीरिया जो है इस समय मैं कहूंगा जब से उधर तख्ता पलट हुआ है तब से उसका ईरान के साथ होने में थोड़ा अभी डाउट है। सीरिया का हो सकता है कि वो यूएस के साथ भी है, सीरिया का हो सकता है कि वो टर्की के साथ भी बनाने की कोशिश कर रहा है रिलेशंस, और कई देशों के साथ कर रहा है, लेकिन उसको मैं इस समय न्यूट्रल में गिनूंगा। बाकी तीन जो है मैं आपके साथ तो लेबनान को तो खैर ईरान ही चला रहा है, वहां पे जो हिजबुल्लाह है वो भी ईरान ही चला रहा है, फिलिस्तीन, हमास भी। अब आते हैं ईरान के जो खिलाफ की आप बात कर रहे हैं, यूएई, इराक और सऊदी अरब। बिल्कुल, सऊदी अरब जो है वो तो सुन्नी मुस्लिम का एक तरह से पूरा का पूरा खलीफा है, लेकिन इसकी पोजीशन को इस समय टर्की थ्रेटन कर रहा है। इसी वजह से वो पाकिस्तान का इसका सपोर्ट लेता है ताकि दोनों चीजें हो जाएंगी। एक, पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है, ताकि ईरान के साथ कभी भी प्रॉब्लम हो तो एक पाकिस्तान साथ में है। और दूसरी चीज है कि सऊदी अरेबिया को साइड पे करने के लिए पाकिस्तान की बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, उनकी जो कोऑर्डिनेशन और डिफेंस क्लोजनेस है वो तो है ही है। साथ में यूएई और इराक, ये दोनों को देखें, यहां पे बहुत बड़ा रोल इसमें भी, सऊदी अरेबिया में भी यूएस से प्ले करता है इन तीनों कंट्रीज के अंदर, और उनके अंदर इनके मिलिट्री बेसेस भी हैं यूएस के। अब आते हैं न्यूट्रल कंट्रीज के अंदर, तो न्यूट्रल में अगर हम सीरिया को वहां पे डाल दे इस समय, तो ओमान, जॉर्डन, कतर, तुर्की में न्यूट्रल में। मुझे तुर्की, मैं गलत भी हो सकती हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कुलकर्णी सर, कि ये तुर्की ईरान के ज्यादा नजदीक क्या दिखाई नहीं देता? मीनाक्षी, तुर्की ही एक नाटो का सदस्य है। इस पूरे इसमें आप देखेंगे सदस्यता किसकी है नाटो की? तुर्की की। तुर्की में ही अमेरिका के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, सिर्फ तुर्की में हैं, ठीक। और ये जो हम चार्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छा चार्ट बनाया आपने, बहुत अच्छा। ईरान के साथ सीरिया में आज कौन है? अमेरिका, ठीक। लेबनान में कौन है? हिजबुल्लाह, मारा गया, खत्म। यमन में कौन है? हूदी, ऑलमोस्ट खत्म। फिलिस्तीन, जिसके लिए हमास लड़ रहा है बार बार, खत्म। मतलब इजराइल ने इस पूरे इलाके के जो ईरान के साथ है वो सब चित पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग ईरान। आज की तारीख में ईरान के खिलाफ सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक, ठीक है। अब जब हम कहते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच के संबंध बहुत खराब थे। मध्यस्थता किसने की? चीन ने, और चीन ने मध्यस्थता करके सऊदी अरेबिया और ईरान को नजदीक लाया। अगर सऊदी अरेबिया का कहना था अगर ईरान न्यूक्लियर होता है तो सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर होगा, क्योंकि ईरान शिया है और सऊदी अरेबिया सुन्नी है, ठीक। यूएई, इराक अभी हल्ला कर रहा है भाई। इराक और ईरान के बीच में 10 साल का युद्ध था, जो बड़ी मुश्किल से ईरान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। 10 साल इराक और ईरान लड़ता रहा। अब न्यूट्रल देश में, अब आप न्यूट्रल देश देखते हैं, सारे न्यूट्रल देश किसको, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं 1500 और 2000 किलोमीटर, किसके ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं? इन्हीं देशों के ऊपर से जा रहे हैं। मतलब कोई भी आज मना नहीं कर रहा है, यानी कि कंप्लीट एयर डिफेंस ऑफ ईरान इज टोटली न्यूट्रलाइज, मतलब कुछ भी नहीं है। ईरान कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। और आज की तारीख में ईरान जो है, चाहे वो न्यूक्लियर की बात करता हो,
इतने जब सैटेलाइट्स हैं, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, अमेरिका के 11,000 सैटेलाइट्स हैं जो इसके ऊपर, सबके ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर निगरानी, 11,000। रूस के पास 7,000, चीन के पास 5,000 ये सैटेलाइट्स हैं, उनको सब मालूम है। ऐसे थोड़ी है कि उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप ईरान के जो सो रहा है, और मोसाद जो है वो ईरान के अंदर घुसा हुआ है बिल्कुल। और हर एक खबर दे रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन सी गाड़ी में बैठ रहा है, कौन से कमरे में सो रहा है। तो ऐसे हालात में क्या किसी को लगता है ईरान की कोई कुछ कर सकता है? ईरान के पास जो फौज है, मतलब मैं ये कहती हूँ फिर तो इतने हजारों किलोमीटर की दूरी से बैठ के भी कर्नल साहब जो इजराइल चाहेगा वो ईरान के अंदर कर देगा, जैसे अभी उसने कर दिया। अभी उनके आर्मी चीफ को उन्होंने खत्म कर दिया। अगला नंबर क्या खमनेई का हो सकता है, या फिर उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया जाएगा कि फिर वो तख्ता पलट हो जाए? नहीं, ऐसा है, इजराइल ने कल उन्होंने अनाउंस किया है कि खमनेई जो है उनका टारगेट अभी नहीं है। दे हैव मेड इट वेरी क्लियर, वो उनको टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन जिनको उन्होंने अभी तक टारगेट बनाया वो दो प्रकार के, एक तो उनकी जो आर्मी है उसकी लीडरशिप को ख़त्म किया, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको ख़त्म किया। मैं एक चीज़ में शायद मैं डिसएग्री भी कर रहा हूँ अपने को पैनलिस्ट से, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के कगार पे था, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, ये हमारा कहना कि इजराइल जो चाहे कर सकता है, क्योंकि ये सब देखिए, ये सीरिया, लेबनान, यमन ईरान के साथ है, इनका तो पावर डिग्रेड कब का हो चुका है। सीरिया था बहुत ज़रूरी, लेकिन वहाँ भी अल शरार आया और आपने देखा वो अलकायदा का आदमी था और उसको असद को भगा दिया गया और ट्रंप उससे मिलने गया, जबकि वो कुछ 6 महीने पहले उसके ऊपर $6 मिलियन का इनाम था, क्योंकि वो अलकायदा का बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था और वो रहता था टर्की में। तो ये ऑलमोस्ट दे हैव नो रोल नाउ। एज फार एज इजिप्ट, ओमान, जॉर्डन, कतर, ये तुर्की को छोड़कर ये सब अमेरिकन एलाइज हैं। और 1973 वॉर के बाद इन्होंने फैसला किया कि भाई हमने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हम अपने देश की सेवा करेंगे। और अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश किए। इनफैक्ट अब सऊदी अरेबिया भी डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाला था जब अक्टूबर 7 का वो हुआ। तो जहाँ तक ये लोग हैं इनका कोई असर नहीं है। ईरान इज एक्चुअली फाइटिंग ऑल बाय इटसेल्फ। अब प्रॉब्लम है क्या ईरान को हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते। इसमें एक ही चीज़ है, मैं नहीं मानता हूं कि इस स्थिति में वहां पर रिजीम चेंज हो सकता है, क्योंकि जब किसी देश के अगेंस्ट कोई लड़ाई चल तो रही है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। आप पाकिस्तान का देख लीजिए, आसिम मुनीर सबसे अनपॉपुलर आदमी था, गालियां निकाल रहे थे लोग। इमरान का फोटो, उनकी रेजिडेंस पर अटैक हुआ कोर कमांडर की, जैसे जंग हो गया तो बहुत पॉपुलर हो गया। तो जंग से हम यूनिफाई करते हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये इतना आसान होगा वहां पर रजीम चेंज करना भी। लेकिन फिर क्या हो सकता है, मुझे लगता है अमेरिका का कुछ गेम है इसमें। अमेरिका ज़रूर कुछ न कुछ गेम खेल रहा है जो शायद इजराइल को भी नहीं पता है। हम ये कह रहे हैं कि रजीम चेंज होगा, क्या इतना आसान है रजीम चेंज करना? क्योंकि उनके पास एक ही मोहर है, वो रजा शाह पहलवी का बेटा है, उसकी स्टेटमेंट आई थी 2-3 दिन पहले। तो मैं मानता हूं कि जब ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी और ये न्यूक्लियर थ्रेट ख़त्म हो जाएगी, इजराइल के लिए वो एंड पॉइंट होगा। लेकिन अगर इजराइल के ऊपर नुकसान काफ़ी हुआ, क्योंकि ईरान के मिसाइल भी अंदर गए, आयरन डोम को तोड़ के जा रहे हैं, और इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना सहन कर पाए, क्योंकि छोटा सा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है, एक ही आदमी साइंटिस्ट भी है, वो लड़ाई भी लड़ता है, टैंक भी चलाता है या कंप्यूटर भी चलाता है। तो अगर उस थ्रेशोल्ड से बाहर चला गया ईरान, तो मुझे लगता है फिर इजराइल को कोई ना कोई सख्त पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फिर ईरान के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, पेशेंस किसका जवाब दे रहा है सर? इस पूरे वॉर में जो हम देख रहे हैं, पेशेंस इजराइल का जवाब दे रहा है या ईरान के पास अब और कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं? यही उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस जंग को आगे तक लेकर जाए, क्योंकि उसके साथी जितने हैं, जिसमें हम सीरिया, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट द पावर। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पीछे ले जाना चाहूँगा 2022 में। 2022 में जब रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई और वो जो
पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ हो गया, यूक्रेन के पीछे, अमेरिका उसके पीछे खड़ा हो गया। और उनका एम उस समय क्या था कि रशिया को इकोनॉमिकली बिल्कुल तबाह कर दिया जाए और रशिया को उसकी जो स्टेटस है एज अ सुपर पावर वो हम गिरा दें। तो जब वो जंग एक चरम सीमा में पहुंच रही थी तो तभी आपने देखा होगा कि 7 अक्टूबर 2023, अभी ये मान के चले कि उस जंग के, यूक्रेन जंग के कोई 1 साल के बाद ये घटना घट गई। कहाँ? मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल के अंदर। उस समय बहुत सारी लोगों ने एनालाइज किया कि ये क्यों हुआ और क्यों किया गया। आपको अब ये भी ध्यान हो कि रूस, चीन और आपका ईरान और नॉर्थ कोरिया ये आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी आपने जो ये जंग चली है रूस का और चाइना का भी, चीन एंड कोरिया, आपने रूस और चीन का भी स्टेटमेंट शायद सुना होगा। उन्होंने बोला वो फुली ईरान के पीछे खड़े हैं उसकी मदद करने के लिए। अभी उस समय लोगों ने ये बोला कि ये एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक चेस गेम है। रशिया के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए अमेरिका के द्वारा इन्होंने मिडिल ईस्ट को चालू करा दिया। हालांकि वो ईरान को बनाया गया कि इसके प्रॉक्सी ने किया। अब ये भी मान के चले कि हो सकता है इसके पीछे और एक बहुत बड़ी गेम है जो सुपर पावर लेवल में लड़ी जा रही है आज के दिन में बहुत पूरी अलग दुनिया डायमेंशन में। दे दिया आपने फिर और चर्चा को। ये जो कार्रवाई चालू हुई थी उसके पीछे हो सकता है कि रूस, चीन और ईरान और नॉर्थ कोरिया का हाथ हो कि पूरा अटेंशन डिवर्ट करके मिडिल ईस्ट में ले आइए आप। अभी आप आ जाइए, अब क्या हो गया एंड रिजल्ट। हम कह रहे हैं चलो साहब इसका रजीम चेंज हो जाए तो वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक चीज हासिल हो जाएगी। चलो रजीम चेंज हो गया, राइजिंग लायन दोबारा आ गया, झंडा चेंज हो गया और जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट थी आपने उसको हटा दिया। तो एक तो वो है, लेकिन अभी ये जो खेल है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि जो और प्लेयर्स की मैंने जो अभी बात करी आपसे, उस प्लेयर्स को भी आपको जो मद्देनजर प्रत्यक्ष तौर पर अभी रखना सामने नहीं पड़ेगा। दिखाई दे रहे हैं। मतलब बिल्कुल। रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये जो बिल्कुल। तीन देशों का तो आपने नाम ये लिया। मैं को पैनलिस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं जी। लेकिन ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब ये रशिया यूक्रेन एक पीक में चल रहा था। 2022। उस समय क्यों हुआ ये? उस समय ही क्यों हुआ? उस लेवल में क्यों हुआ? उस लेवल में इसलिए हुआ कि वीडियो बना बना के हमास ने पूरी दुनिया को दिखाए कि किस प्रकार उसका एस्केलेट किया उन्होंने ताकि उसका रिटेलिएशन आए ही आए और उसका रिटेलिएशन आया। एक खबर और मैं ले लेती हूँ, इसी देखिए कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि ये जंग का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर वाशिंगटन डीसी के अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकला। ये खबर तो आप तक पहुंची ही होगी क्योंकि बड़े चर्चा होने लग गई थी पाकिस्तान में कि अमेरिका से न्योता आया, आसिम मुनीर वहां पर जा रहे हैं, अमेरिका आसिम मुनीर के सगे हैं। ये देखिए अपने आप को बड़ा दिखाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आसिम मुनीर अपने होटल के कमरे से बाहर तक नहीं निकले। पूरा पाकिस्तान अपने जनरल को अमेरिका के आर्मी डे की परेड को देखने के लिए वहां पर बैठाने के लिए पहुंचा था। चीफ गेस्ट लेकिन आसिम मुनीर भी ढोल बजाकर अमेरिका के दौरे पर भी निकल गए। ये तस्वीरें भी आपने इंडिया टीवी पर देखी होगी। अमेरिका में मुनीर की एंट्री क्या हुई कि उसके बाद से वो दिखाई ही नहीं दिए। पाकिस्तान के चैनल में इसकी इतनी तारीफें हुई, इतनी कमेंट्री शुरू हो गई, सबको ये लगा कि आसिम मुनीर उनके बिग हीरो है, मसीहा। हाँ, मसीहा कह लीजिए, आप हीरो कह लीजिए, लेकिन वो हीरो क्या कर रहे हैं? जीरो होके होटल के कमरे में बैठे हुए हैं। किसी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर साथ साथ बैठेंगे, किसी ने कहा अमेरिका से दोस्ती का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। लेकिन ऐन मौके पर व्हाइट हाउस ने मुनीर का सारा प्लान चौपट कर दिया। ये कहा कि मुनीर को अमेरिका ने नहीं बुलाया आर्मी डे में, मुनीर अनइनवाइटेड है। हाउ शेमफुल इट इज, अनइनवाइटेड है। और यूं ही चले गए ढोल बजाते हुए। पैसा देके टिकट खरीदेगा वहां बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मुनीर को बुलाने की रिपोर्ट गलत है। इस खबर को उन्होंने खारिज कर दिया। पाकिस्तान की वो जो पत्रकार है, जो एंकर मोहतरमा है, जो खुसूसी तौर पर अपनी खबर पढ़ रही थी, क्या कहा जाए, इतनी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती। सरापी से शुरू करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग है और पाकिस्तान आज की तारीख में अपने आप को इसीलिए ये फील्ड मार्शल बने हैं। क्यों फील्ड मार्शल बने हैं? कोई भी जब हारता है और अपने देश के अंदर हौसला अफजाई के लिए किसी को हारे हुए को फील्ड मार्शल बनाया जाता है, उनके एयर चीफ को एक्सटेंशन दिया जाता है, इससे कि वहां पे जो माहौल है देश में वो ये ना दिखे कि भारत से पाकिस्तान हार गया है। और उसके मद्देनजर बार बार कह रहे थे कि आर्मी डे परेड के लिए कौन जा रहा है? फील्ड मार्शल
आसिफ मुनीर को बुलाया गया है। वहां पे वो फील्ड मार्शल क्या आसिफ मुनीर खुद की बेइज्जती कर बैठे। वहां पे अमेरिका में जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वॉशिंगटन में अपने होटल के बाहर नहीं निकले। अब हो सकता है हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए शायद उनकी पार्टी में जाए तो बात अलग है, लेकिन आर्मी डे परेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके लिए उन्हें लगा कि उनको बुलाया है या सेल्फ इन्वाइटेड गए जैसे भी है। यही नहीं, एक दूसरी खबर भी थी जो आसिफ मुनीर के साथ जुड़ी थी, जो ईरान के साथ जोड़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो घड़ी दी बशीर को जी। और वो जो घड़ी देने के बाद और जिस प्रकार से वो मारा गया है ईरान का जो उनके आर्मी चीफ है, बिल्कुल, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या तो आसिफ मुनीर की जिंदगी को खतरा है जी, कोई परेशानी है कि वहां पर जाकर के हैं, क्योंकि ईरान भी अपने मुल्ला वहां के वो भी नहीं छोड़ेंगे आसिफ मुनीर को कि अगर आपकी घड़ी के द्वारा हमारे जनरल का लोकेशन जीपीएस के द्वारा पता चला है और इजराइल ने उसको ठोका है, तो आप समझ सकते हैं कि आसिफ मुनीर को कितना ऐसा तो नहीं खतरा अपनी है। जान बचाने के लिए होटल के कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, वो- क्योंकि जो हमारी जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के ग्रुप ने उन्हें इनवाइट किया था और कोई कार्यक्रम नहीं था उनका। मीनाक्षी खड़क साहब, जी देखिए, एक दो इश्यूज है। मैं ये पॉइंट जो जनरल साहब ने अभी कहा, कुलकर्णी साहब ने, ये बहुत सीरियस मामला है जी, और ये हमारी न्यूज़ नहीं है, हमारी किसी चैनल ने या हमारी न्यूज़ एजेंसी का चैनल नहीं है, ये MI6 ने किया है, ब्रिटिश की ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया एजेंसी है। ने। और अगर ये सच हुआ, लेकिन इसको सच प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इजराइल की तरफ से किया गया और आपको मालूम है इजराइल अमेरिका कैसे नैरेटिव बिल्डअप करते हैं और कैसे इस बात को दबाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ये सच्चाई बाहर आ जाएगी। मैं मानता हूं कि जनरल आसिफ मुनीर जो है उसको खुश करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को, बल्कि जो हिंदुस्तान से बचाया उन्होंने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी के, वो इसलिए था, मैं अभी दोबारा भी ये बात बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को मालूम था कि जिस दिन ट्रंप के 60 दिन, उन्होंने 60 दिन का टाइम दिया था ईरान को कि आप न्यूक्लियर डील कीजिए, नहीं तो 60 दिन के बाद फिर आपको भुगतना पड़ेगा। जब ये अटैक हुआ ईरान का, वो 61st डे था, तो उनको मालूम था, तैयारी बहुत देर से चल रही थी, तो वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो वेस्टर्न पार्ट है ना, जो बलूचिस्तान से का इलाका जो लगता है ईरान के साथ, वहाँ बहुत सारे हज़ारा शियाज रहते हैं, तो वो पाकिस्तान को चुप करके क्वाइट रखना चाहते थे। जहाँ तक आसिफ मुनीर की बात है, मैं ये मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ जो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, वो मुशर्रफ हो या बाजवा हो या कयानी हो, कोई भी उनका जो चीफ जो या राहिल शरीफ हो, कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहता है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ये अपने पावर्स का इतना दुरुपयोग करते हैं कि इनकी थ्रेट इतनी जबरदस्त होती है। तो क्या हमें कैसे मालूम है कि उसको कहां बुलाया? मुझे ये अपना मकान देखने के लिए ये कहानी, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा छोटे से में, क्योंकि मुझे ब्रेक पे ले जाना है बहल साहब, ये जो घड़ी वाली स्टोरी है, ये MI6 की जो बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी उनकी तरफ से ये प्लॉट की गई या एक्चुअली ये स्टोरी है, क्या है कहानी? देखिए, ये पूरी कहानी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब आपको टेलीविज़न चैनल में ये दिखा रहे थे और तब ये बात कर रहे थे अमेरिकन जनरल की, और वो क्या बोल रहे थे अमेरिकन जनरल कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने IS खुरासम के बारे में बात करी थी और उन्होंने ये कहा था वो हमको दे रहे हैं, सुलेमान को दिया है, किस किस को दिया है, ऐसे उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए उन्होंने। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बोलना चाहता हूं, उस समय इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बात किया था। इन्होंने कहा था कि उनको G7 का इनवाइट नहीं मिला। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री G7 में जा रहे हैं अगली और वो होटल में बैठ रहे हैं और 250 वाला जो इतना इंपॉर्टेंट परेड है उसको अटेंड नहीं कर पाए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वॉर रूम और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले मिशन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 2 दशक बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को कनाडा में रहेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां उनकी मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री के अलावा G7 देशों के दूसरे बड़े नेताओं से होगी।
ये लगातार छठा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर समिट में हिस्सा लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर समिट के लिए बुलावा भेजा था। कार्नी अप्रैल में ही कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत तल्खी आई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कनाडा के बाद 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया भी जाएंगे। तो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के उनका ये दौरा, और सबसे पहले चूंकि कनाडा में G7 समिट हो रही है और कनाडा में 2 दिनों तक उनका प्रवास रहेगा और ये समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनाडा के साथ रिश्तों में भी अब क्या एक नया अध्याय जुड़ेगा, क्या जो पुरानी कड़वाहट थी वो सारी खत्म होगी? ये बहल साहब, आपसे इस हिस्से पर चर्चा की शुरुआत करते हुए जी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि 8 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को इनवाइट मिला, तो इसका मतलब है वहां पे कुछ पर्टिकुलर खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जिनका बहुत स्वे रहा था अभी तक, जब तक जस्टिन ट्रूडो रहे उसके अंदर। उनकी पार्टी का नाम है NDP, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। जगमीत उसको हेड करता है। तो उस पार्टी का पहले बहुत जोर था, 25 सीटें थी उसकी वजह से ये रूलिंग पार्टी पार में आई थी। तो इस वजह से काफी हमारे रिलेशंस खराब हो गए थे। लेकिन एक अब नई हवा चल रही है, और जो अनीता आनंद है, फॉरेन मिनिस्टर हैं उधर की, भारतीय मूल की हैं, उनके आने के बाद बहुत बदलाव आए हैं। सबसे पहले उनको यह क्लियर हो गया कि जो 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, सबसे पहला था रूल ऑफ लॉ। वो इसके लिए बात करते थे रूल ऑफ लॉ की, क्योंकि निज्जर की किलिंग जिसके ऊपर उन्होंने कहा भारत के सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्व है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका कोई भी प्रूफ आज तक वो दे नहीं पाए। दूसरी चीज आती है जो भारत के साथ रिश्ते खराब हुए और जो स्पेस वो देते थे टेररिस्ट एलिमेंट्स, खासकर खालिस्तानी टेररिस्ट एलिमेंट्स को जो स्पेस देते थे। और मैं तो खुद वैंकूवर में देखा, प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय हाई कमीशन के सामने, तो बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि वो है थोड़े से ही लॉट था। और जो बाकी कई गुरुद्वारों में मैं गया, मैंने नहीं देखा उतना उनका, हाँ सरे के अंदर उनका बहुत ही इंपैक्ट था या बहुत ही इन्फ्लुएंस था। तीसरी चीज जो आती है कि भारत के साथ कैसे रिश्ते बेहतर किए जाएं, कि ये स्पेस को हटाया जाए। और आखिरी चीज है टेरिफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स कनाडा फेस कर रहा है वही भारत भी फेस कर रहा है, वही यूरोपियन यूनियन भी फेस कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सही टाइम है कि जब हम मार्क कार्ने को मिलने जा रहे हैं, इसमें भारत, ये मीटिंग तो कंफर्म हो गई है कार्ने वाली, लेकिन हो सकता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने तो आएंगे, पर क्या वो मीटिंग होगी ये नहीं पता, पर शायद हो भी जाए। लेकिन ये महत्वपूर्ण मौका है। भारत की इंपॉर्टेंस को कनाडा ने रियलाइज कर लिया है। बाकी सारे देशों ने प्रेशर डाला था कि देखिए G7 क्यों फॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये सारे के सारे मैं टेररिज्म वाला मुद्दा ही अब लाना चाह रही थी कुलकर्णी सर। ये पाकिस्तान बड़ा विचलित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जो डेलीगेशन है वो अन्य देशों में गया, उसने भारत की पोस्चरिंग की। लेकिन G7 समिट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, ये एक मेगा डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। और ऐसे वक्त ऑप सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसके बाद पहली बार वो ट्रंप से भी मिलेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। यही नहीं, बाकी यूरोपियन देशों से मिलेंगे, और सबका मकसद यही होगा कि किस प्रकार से ये जो लड़ाई अब छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच में, इसको कैसे रोका जाए, विश्व में आतंक को कैसे संभाला जाए। बिकॉज हर कहीं ना कहीं यह आतंक से जुड़ा रहता है। इजराइल ने और हमास ने आतंक है, इजराइल हिजबुल्लाह आतंक है, उसमें भी धार्मिक कट्टरपंथ भी इसके साथ है, जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, धार्मिक कट्टरपंथी आफ्टर 1979 इन ईरान, वही ईरान जिसने हमास को खड़ा किया, वही ईरान जिसने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, वही ईरान जिसने लेबनान में हिजबुल्लाह को मतलब उसको मजबूती दी, वही ईरान जो या अपने हुदीस के साथ यमन में है। अब वही ईरान अगर ये सोचता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा या फिर रेड सी को बंद कर दूंगा, जिससे कि हो सकता है अगर ऐसे इस तरह का जिस प्रकार जैसे लड़ाई हुई, 10% ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, 20% तेल जो जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर रेड सी से जाता है। तो ये सबको देखते हुए आर्थिक स्थिति बर्बाद ना हो जाए, आर्थिक स्थिति खराब ना हो जाए,
किस प्रकार से टैरिफ जो ट्रंप लगा रहे हैं उसका क्या असर होगा। मुझे लगता है अपने प्रधानमंत्री जब बात करेंगे इन सब मुद्दों पर और सब हेड्स ऑफ स्टेट G7 से मिलेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये ईरान और इजराइल का भी जो ज़बरदस्त युद्ध हो सकता है, जो लोग कहते हैं तब्दीली हो जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर में। थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसे तो नहीं है जैसे फर्स्ट या सेकंड होता था, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से चाहे आपका कंप्लीट इकोनॉमिकली शाटर ना हो जाए विश्व, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है अपने प्रधानमंत्री और दूसरे मैं कहूँगा कि मेलोनी जी हैं जो इटालियन हेड हैं, जो ट्रंप के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि माहौल जो है वो अच्छा होता है। मैक्रोन है, माहौल अच्छा होता है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काम करने का तरीका है दत्ता सर, वो ये है कि मौका अपनी तरफ से वो पहले पूरा देते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान भी तो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मौका कनाडा को भी पूरा दिया गया, लेकिन जब ये देखा गया कि हाँ तलखी आ रही है और इसके पीछे वाजिब वजह है कि भारत को डिफरेंस बनाना पड़ रहा है, तो वो डिफरेंस भी बनाया। लेकिन अब जब एक नया चैप्टर खुल रहा है, अब देखिए हम डिटेल्स जो सामने रख रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, उन्हें न्योता भेजा था G7 समिट के लिए, और ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये उम्मीदें जरूर हैं कि अब दोनों देशों के बीच में रिश्ते नए सिरे से एक नई करवट लेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कार्यशैली है वो एक बहुत प्रैग्मेटिक है। वो चाहते हैं कि भारत का रिश्ता हर एक देश के साथ, चाहे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे जो हमारा और जो संगठन है उनके अंदर जो हमारी हिस्सेदारी है, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे SCO हो, वो रहे और भारत की अहमियत उसके अंदर रहे। और भारत की अहमियत आज पूरी दुनिया देख रही है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा योगदान रहा है पूरी दुनिया में। कोविड के दौरान भी हमने दर्शाया है हमारा योगदान। जब भी कहाँ बड़ी त्रासदी होती है, चाहे तुर्की में भूकंप आया, भारत की सबसे बड़ी जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो भारत की है। 16 बटालियन NDRF, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी फोर्स हो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए। तो भारत ने हमेशा एक जो जिसको बोलते हैं कि वन अर्थ वसुधैव कुटुंबकम, भैया, तो हमने उसको मद्देनजर रख के काम किया है। और जो मोदी साहब का पहला कार्यकाल था, उन्होंने बोला नेबरहुड फर्स्ट। हमारे नेबर कौन है? वो भूटान गए, नेपाल गए, पाकिस्तान। तो हमने पूरी कोशिश करी कि हमारा जो रिश्ता है हमारे नेबरहुड से शुरू होकर दुनिया के हर एक मुल्क के साथ अच्छा रहे, क्योंकि भारत की किसी देश के साथ दुश्मनी नहीं है। भारत चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली हो, समृद्धि हो, लोग अपना अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से बिता पाएँ। तो अभी अगर ये हमारी पॉलिसी है, तो अभी जहाँ तक ये कनाडा का जाने का सवाल है G7 का, अगर भारत नहीं जाता तो नुकसान G7 का था। G7 किसी एक कंट्री का नहीं है, वो होस्ट करते हैं बारी बारी से। तो लोगों ने भी बोला होगा कनाडा को, भैया इंडिया की आज के दिन में बहुत अहमियत है, चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी है, सप्लाई चेन्स यहाँ से होके गुजरती हैं, इंडियन ओशन से लेके सब जो आपका इंडो पैसिफिक तक हमारी पैंट है। यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर कोई भी समुद्री मूवमेंट इंडियन नेवी के इजाज़त के बिना नहीं हो सकता है। तो हमारा एक अपना रुतबा है, लेकिन हमने कभी भी किसी को दबाने की चेष्टा नहीं करी। अगर दुनिया में कोई आज एक ऐसा मुल्क है, कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो चाहती है कि दुनिया के अंदर भलाई हो, वो भारतवर्ष है। और ये सारी दुनिया आज के दिन मान रही है कि भारतवर्ष की अहमियत क्या है। भारतवर्ष इज क्लेमिंग इट्स राइटफुल प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। भारतवर्ष कोई ऐसा छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। वेस्ट ने बहुत कोशिश करी, ये जितने आपके पहले कॉलोनाइजर्स थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, जो भी हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के, सब लोगों ने कोशिश करी कि किस प्रकार से भारत को सर कॉलोनियल मानसिकता से चलने वाले उन देशों का भी आज की तारीख में हाल क्या है वो ये खुद जान रहे हैं। दूसरा मैं कनाडा के बारे में बोल दूं, कनाडा एक छोटा सा तबका जहाँ पे वहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से एक मुहिम चल रही है। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो नहीं चाहेगा कि एक किसी सब कैटेगरी की वजह से उस देश की इकोनॉमिक लॉस हो,
उस देश के रिश्ते खराब हों दुनिया के एक सबसे बड़ी बिल्कुल ठीक बात है। डेमोक्रेसी के साथ। इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सप्लाई चेन हो, हर चीज में भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी ग्रोथ और उस देश की ग्रोथ में भी भूमिका निभा रहा है। 30 सेकंड में जी। जो ये खालिस्तान मूवमेंट की आप बात करते हैं, अगर आपको याद हो, पंजाब से हर एक आदमी कनाडा जाना चाहता है, इंग्लैंड जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है। तो एक समय है जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद में बहुत सारे जो सिख पॉपुलेशन को एक मुद्दा मिल गया कि किसी प्रकार से हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमें यहाँ पॉलिटिकली ऑप्रेस किया जा रहा है, और उसके माध्यम से उन्होंने पॉलिटिकल साइलम लिया, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो। जी। अभी वही जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बोलते हुए तुमको हमने पॉलिटिकल साइलम दिया था, तूने बोला कि तुम खालिस्तान के चक्कर में तुम्हारा ये हो रहा है, अभी तुम खालिस्तान का झंडा लेके घूमो। तो ये जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी एक्सप्लॉइट करती है इस प्रकार के लोगों को जिनको पॉलिटिकल असाइलम दिया गया उस मुल्क के द्वारा, अभी तुम झंडा उठाओ और थोड़े नारे लगाओ। तो ये वो मुद्दा है। जी। मैं अभी फिर थोड़ा सा आतंकवाद के ऊपर भी लेकर आना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 में बोलेंगे या जो भी उनकी चर्चाएं होगी, क्या उसमें टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा रहेगा? क्या उस पर वो अपनी बात जरूर रखेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बाहर गए हैं या हमारे जो विदेश मंत्री बाहर गए हैं, टेररिज्म जो है वो सेंट्रल थीम रही है। बाकी बातें इकोनॉमी वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह तो डिस्कस होता है, लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पिछले 10-12 साल में जो टेररिज्म को सेंटर स्टेज में लाने का काम जो है इस गवर्नमेंट ने खूब किया है। और अभी भी जो हमारे डेलीगेशन गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्होंने भी इसी बात के ऊपर एम्फेसिस डाला कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो इस विषय में तो बात होगी। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी का जो पॉलिटिक्स रहा है ट्रूडो के टाइम में, वो कनाडा के लिए ही बहुत बुरा था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आधा बार गया हूँ कनाडा में और लोग भी वहाँ से बातचीत होती रहती है। सिर्फ खालिस्तानी एलिमेंट ही नहीं है वहाँ पर सक्रिय, वहाँ पर काफ़ी, क्योंकि लिबरल हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इतना आगे बढ़ा दिया कि वहाँ पर मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान के कई ISI मॉड्यूल वहाँ पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई रिटायर्ड जनरल वहाँ पर सेटल हैं, जो वो नैरेटिव को जो है वो एंटी इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक तो वो सक्सेसफुल भी हो गए। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिएक्शन हुई थी उसकी कि ट्रूडो और उसकी लिबरल पार्टी इलेक्शन हार रही थी, और ये माना जाता था कि ट्रूडो लिबरल पार्टी विल लूज द इलेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला हम इसको 51 स्टेट बनाते हैं अपना, उससे रिएक्शन ज़बरदस्त हो गया। और जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोलता था, उसके अगेंस्ट बोलता था, तो उसके साथ वो पब्लिक सपोर्ट दोबारा से आ गया और वो दोबारा हुकूमत में आ गए। लेकिन जो एंटी इंडियन एलिमेंट था वो जैसे पहले भी बताया गया, बहल साहब ने बताया कि 25 सीट से वो 6 या 7 सीट पर आगे जो एक्चुअल खालिस्तानी एलिमेंट था, हालांकि जगमीत ओपनली खालिस्तानी नहीं था, लेकिन उनको शेप मिल रही थी, उनको एनकरेजमेंट हो रहा था। तो ये एलिमेंट जो है अभी भी लिबरल पार्टी का बड़ा सपोर्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो नैरेटिव बदली होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कार्नी साहब ने डायरेक्टली एक मौका है उनके लिए रीसेट करने का रिलेशनशिप। देखिए, जो आवाम होती है, चाहे फिर वो किसी भी देश की हो, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होती है, उसे एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद जो थोड़े बहुत हम देखते हैं ना बुलबुले से उठते भी हैं, वो बुलबुले सब शांत कर दिए जाते हैं। हो सकता है कनाडा में अब वही एक दौर शुरू हो जाए। इजराइल और ईरान के बीच अब तनाव बढ़ गया है। अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। इस बीच रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 50 मिनट तक बातचीत की है। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ इजरायली एक्शन की निंदा की और इससे बढ़ने वाले जोखिमों पर भी चिंता जताई। पुतिन ने ट्रंप से कहा कि इजरायल के हमलों का मिडिल ईस्ट के पूरे हालात पर चौंकाने वाला परिणाम होगा। находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке. Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную беспокойность относительно возможной
эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе. Наш президент проинформировал американского коллегу о проведенных вчера телефонных контактах с премьер-министром Израиля и президентом Ирана. Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия. Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе. Трамп со своей стороны также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана. Но характерно, что российские и американские президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращение к переговорному треку по иранской ядерной программе. तो अब समझना ये होगा कि राष्ट्रपति पुतिन इधर डोनाल्ड ट्रंप को बर्थडे विश भी दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, ईरान पे जो इजरायली हमला हुआ है उससे उनकी नाराजगी है ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कर्नल साहब? मैं यहीं से आप चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सोल्यूशन, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो यही चर्चा हो रही थी ना कि रशिया पर, जो दत्ता सर ने कहा था कि रशिया पर एक अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा था, और उसी दौरान जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रही थी, 2022 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच एक नया युद्ध का अध्याय छिड़ गया। अब ये तीसरा अध्याय जो हम युद्ध का देख रहे हैं, इन सबके पीछे क्या रशिया और अमेरिका का अनसेड, जिसे प्रत्यक्ष तौर पर हम नहीं कह सकते, क्या अनसेड एक भूमिका है जो क्लियरली दिखाई दे रही है? इसलिए 40 मिनट तक इतनी लंबी बातचीत हुई है। देखिए, एक तो इसमें एक दो इश्यूज हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के बीच में वो डिस्ट्रस्ट नहीं है जो पहले प्रेसिडेंट और बाइडेन के बीच में होता था। कई है, ओबामा का भी, बाइडेन का भी, जो पहले वाले पुतिन के बीच में इक्वेशन फिर भी बेहतर है। अच्छा, इन्होंने कई बार ये बोला है और पुतिन ने भी खुद ये बोला है कि आई ट्रस्ट हिम, मतलब रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में, जो एक डिक्टेटर है उसके बारे में बोलना, तो आपस में इनका थोड़ा तालमेल है। लेकिन समस्या ये है कि आप, क्योंकि इतने सारे जब जंग होती है और खासकर ऐसी भयानक जंग होती है तो समस्याएं बहुत जटिल होती हैं। किस इशू पर वहाँ मध्यस्थता होगी और किस इशू पर इजराइल मानेगा, ईरान मानेगा और अमेरिका मानेगा? पहली सबसे बड़ी बात यह है, क्या ईरान नेगोशिएशन दोबारा से शुरू करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप की कंडीशन कि भाई हम यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे इतने के बाद और हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, बिकॉज दैट इज अ फंडामेंटल थिंग जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है। तो अगर ईरान के ऊपर भी दबाव डाला जाता है, रशिया की तरफ से दबाव डाला जाता है और उनको ये बताया जाएगा कि भाई इजराइल के दुश्मन तो सभी हैं वहाँ पर अब में, लेकिन किसी के पास एटम बॉम्ब नहीं है, तो आप क्यों बनाना चाहते हो, हम आपकी देखभाल करेंगे, ये एक रास्ता निकल सकता है। दूसरा, अमेरिका का भी, अगर आपने देखा होगा, अमेरिका के जो मागा सपोर्टर्स हैं ना, उसमें डिवीजन हो गया है। 4 लोग हैं जो मेन कंजर्वेटिव है, वो ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी मागा, उन्होंने बोला, ट्रंप को बोल रहे हैं, भाई आपने तो बोला था कि अमेरिका के बाहर जो युद्ध है हम उसमें अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, हमें क्या मतलब है उनसे लेना देना, हम तो हुतीज को नहीं जानते, तुम जहां पर हो लड़ाई लड़ रहे हो, हमें कोई मतलब, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मागा सपोर्टर्स की जो ट्रंप को बोल रहे हैं लड़ाई मत करो। तो हो सकता है कि रजीम चेंज के ऊपर ज़्यादा जोर न, क्यों अभी रजीम चेंज नहीं हो सकता है, लेट्स एक्सेप्ट इट, जब तक युद्ध का जो माहौल है ख़त्म नहीं हो। अगर इन 2-3 इश्यूज़ के ऊपर सहमति बन जाती है और पुतिन अच्छा रोल प्ले कर सकता है या जी जिनपिंग अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तो मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच में ये बात जाएगी कि तबाही की जरूरत नहीं है। रशिया और अमेरिका
अगर दोनों ही ये चाह लें कि इजराइल और ईरान आपस में ना लड़े, तो फिर लड़ कैसे रहे हैं? नहीं, लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो थ्रेट तो नहीं रहा ना। क्योंकि अगर ईरान ये बोलता है कि ओके मैं नहीं बनाऊंगा न्यूक्लियर हथियार, तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 60 दिन तक नेगोशिएशन करी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो यूरेनियम को इस लेवल के बाद एनरिच करेंगे जिससे न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, नेगोशिएशन में बैठकर एक्सेप्ट करते हैं ओके हम नहीं बनाएंगे और लिख कर देते हैं हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, तो लड़ाई तो उसी दिन समाप्त हो जाएगी। बट क्या ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, दैट इज अ मेजर इशू। लेकिन ईरान क्यों मानेगा? किस लिए मानेगा ईरान? उसके लिए भी तो उसकी सुरक्षा उसकी है। मीनाक्षी जी, एक दो पॉइंट से इसमें मान भी सकता है, क्योंकि कोई भी तबाही नहीं चाहता अपने देश की, ना इजराइल भी चाहता है और ना ईरान भी चाहता है। इसमें एक है, देखिए मैं यही बता रहा था, वहां इजराइल के बरखास्त सभी अरब देश हैं, लेकिन किसी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तो ईरान को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई तुम्हें किस लिए चाहिए। दूसरा, अगर रशिया आश्वासन देता है, क्योंकि रशिया हमेशा ईरान को सुरक्षा देगा, उसको आश्वासन देगा, तो हो सकता है वो मान भी जाए। ठीक है मीनाक्षी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। अभी जो ये पूरा चल रहा था कि न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाएंगे आप, तो अभी शो ऑफ फोर्स हो गया, जिसके अंदर इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई कि मैं क्या स्ट्राइक कर सकता हूं, और इसके बरखिलाफ ईरान ने भी बता दिया कि मैं कितनी मार सकता हूं तुमको। अभी जब इजराइल के ऊपर भी काफी नुकसान हुआ है, तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो अगर ये दोनों तरफ पता चल गया कि दोनों तरफ नुकसान होगा बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, तो अभी क्या है, अगर ईरान कहता है ओके आई एम रेडी फॉर नेगोशिएशन, तो मैं वही दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। अगर वो ईरान कहता है ओके मैं नेगोशिएट करता हूं, मैं नहीं बनाता फॉर द टाइम बीइंग, मैं इसको कैप कर रहा हूं, तो अभी क्या होगा, ये सिचुएशन डाउन हो जाएगी। वहां पे नेतन्याहू कब तक रहेगा पावर में, गॉड नोज। यहां पे कब तक ये खुमैनी साहब रहेंगे, कुछ नहीं पता। तो क्या होगा कि दुनिया के अंदर समीकरण बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन जंग रुक जाएगी। जंग रुकने के बाद ईरान अपनी तबाही बचा लेगा और इजराइल अपनी तबाही बचा लेगा, और दोनों की बात रह जाएगी। तो ये मेरा तो यही एडवाइस रहेगा ईरान को कि आप मान जाएं, आप न्यूक्लियर डील कर लें, इस जंग को रोक दें, आपका तख्ता पलट नहीं होगा, आपकी सरकार जब तक चलेगी। तो अभी इनको पर अभी क्या करना चाहते हैं? हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद बात होगी यहीं भारत की, क्योंकि भारत में एक के बाद एक जिस तरीके से हवाई हादसे हो रहे हैं, ये बहुत सारी चिंताओं को जन्म दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले कि भारत में हुए कुछ विमान हादसों पर हम बात करें, उससे पहले अमेरिका से जुड़ी एक खबर और एक बड़ी वारदात आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में 2 सांसदों को गोली मारी गई है। स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन पर हमला हुआ है और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्टमैन पर उनके आवास पर हमला हुआ है। लोकल अधिकारियों ने कहा है कि यह टारगेटेड अटैक है। इसमें जॉन हॉफमैन इस हमले में घायल हुए हैं, जबकि मेलिसा हार्टमैन और उनके पति की इस हमले में मृत्यु हो गई है। कहा यह जा रहा है कि आरोपियों के पास से बरामद दस्तावेजों में 70 नाम शामिल थे जिन पर टारगेटेड अटैक हो सकते थे। जांच में यह सामने आया है कि हमलावर खुद को पुलिस बनकर घर में उसने दाखिल हुआ था, वो घर में घुसा था। अधिकारी हमले के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाकई में अब देखिए, दुनिया की महाशक्ति आप कहें अमेरिका को, लेकिन वहीं के सीनेटर पर इस तरीके से हमला हो जाना, घर में घुसकर पुलिस बनकर दाखिल होना और उसके बाद इस तरह से हमला होना, ये वाकई में परेशान करने वाली खबर इस लिहाज से भी कि ये टारगेटेड अटैक बताया जा रहा है। और इस टारगेटेड अटैक में ये कह रहे हैं कि 1-2 नाम नहीं है, सिर्फ 2 पर तो हमला हुआ है। कुल 70 नामों की पूरी एक लिस्ट है। जिन्होंने ये हमला किया है वो अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। अभी तक जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रख दी। इस पर हम आप लोगों से टेक ले लेते हैं। कुलकर्णी सर, ये बड़ा खतरनाक है, घर में पुलिस बनकर दाखिल हो जाना और फिर टारगेटेड अटैक कर देना, जबकि हम कहते हैं ये दुनिया की महाशक्ति, इनके पास सारी चीज़ों के इंटेल इनपुट होते हैं। मीनाक्षी, खासकर अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल किलिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज वहाँ पे आज़ादी है बात करने की, अपने व्यूज़ को प्रकट करने की,
और जब इस तरह की कार्रवाई जो अमेरिका में अब नहीं देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल किलिंग, मे बी द पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी, इमिग्रेशन को लेकर के हर एक के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, कई इश्यूज पे व्यूज़ होते हैं, तो पॉलिटिकली जो इस तरह के किलिंग्स अब अमेरिका में देखे जा रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस तरीके से आप कभी भी किसी भी अपने पॉइंट को रखने में काबिल नहीं होंगे। हर एक इसमें देयर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो आपने अपना मुद्दा जो है रखना है। अब जैसे ट्रंप को लेकर के अगर हम कहते हैं कैलिफोर्निया स्टेट को लेकर के कि भाई इमिग्रेशन है, चाहे आप ट्रंप के साथ असमर्थ हों वो जो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें करना बहुत गलत है। आपने देखा कि ट्रंप के ही जब वो अपने प्रचार में थे किस प्रकार से गोली मारी गई। तो ये जो कार्रवाइयां हो रही है अमेरिका के अंदर, ये एक बहुत ही गलत। और इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है, क्यों अटैक किया गया? और जब ये कहा जाता है कि 70 लोगों की लिस्ट तैयार है, तब ये शंकाएं और गहराने लगती है। एयर कमांडर बहल साहब, ये तो कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल होगा इस समय कि कौन हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से पोलराइजेशन शुरू हो गया था प्रोसेस, जब 2020 के आसपास 21, 22 जब ट्रंप साहब ने छोड़ा था 21, तब से इतना, आपको याद होगा जब ट्रंप साहब छोड़ना भी चाहते थे पावर, तो उस समय भी कितनी उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो पावर में रहे, और कितने सारे लोग आए थे उनके सपोर्टर्स, जो आज मागा सपोर्टर्स भी हम कहते हैं, और आके उन्होंने इतना वहां पे वायलेंस भी किया था। लेकिन ये जो पोलराइजेशन की वजह से पॉलिटिशियन वोट लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड लेवल पे उनके ऊपर होती है, गाज चलती है, जो कि बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ये दोनों डेमोक्रेट्स थे, और अगर इन दोनों डेमोक्रेट्स को मारा गया है, कि पॉलिटिकल किलिंग ही ये बिल्कुल पॉलिटिकल किलिंग थी। और चाहे इसकी कंडोनेशन हो रही हो या इसको बिना पूछे किया गया हो, लेकिन जो पोलराइजेशन इसका एक मेजर कॉज जरूर रहा होगा। देखिए, मैं आपको दो इश्यूज बता, जब से ट्रंप आए हैं ना, तब से अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुई है। ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं ना, उनको वहां पर बोलते हैं रेडनेक्स। रेडनेक्स का मतलब है जो वाइट सुपरमेसिस्ट हैं। तो वाइट सुपरमेसिस्ट जो हैं वो किसी भी नॉन वाइट को मानते ही नहीं है अमेरिकन। अच्छा। और वहां पर दो हिस्से हो गए हैं अमेरिका सोसाइटी में, बिल्कुल दो हिस्से हो गए हैं, एक मागा सपोर्टर्स और नॉन मागा सपोर्टर्स। तो इनके बीच में दुश्मनी बहुत ज़्यादा हुई है। और जो ये ICE, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो वो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त रिजेंटमेंट हुई है। किसी के घर में भी जा सकते हैं, उसको पकड़ कर भेजते हैं। आपने देखा होगा क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। इस वजह से अब रिजेंटमेंट इतनी ज़्यादा हुई है। लेकिन रिजेंटमेंट किलिंग्स में क्यों बदली हो रही है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट है, उसको बोलते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट अलाउज यू टू बेयर आर्म्स। और ये जो राइफल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, ये इतने पावरफुल है कि इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए हर एक व्यक्ति की आज़ादी है कि वो अपने हाथ में हथियार रखे, और आप उसको पकड़ नहीं सकते, बिकॉज इट इज लीगली परमिटेड। अब आपने देखा होगा, ये तो पॉलिटिकल किलिंग्स है। आप स्कूल में देख लीजिए, कॉलेजेस में देख लीजिए। जो बात बोली मैं उसी में ऐड करने वाली थी कि चलिए ये तो पॉलिटिकल किलिंग है, लेकिन कोई भी कहीं से भी हथियार लेकर आ रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, बीच सड़क पर, कहीं पर भी, किसी पर भी गोली चला। ट्रंप साहब पर खुद पर गोली चली, बिकॉज क्योंकि हथियार लाना इतना आसान है। 2 सेकंड के लिए आपको गुस्सा आ गया, आपने हथियार निकाला, गोली मारी, उसके बाद खत्म। क्योंकि हर एक के पास हथियार है, और आप उसके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये राइफल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इतनी पावरफुल है, इतना बड़ा वोट बैंक है मागा का, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। ओबामा के टाइम में उन्होंने लॉ लाने की कोशिश करी, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाई, नहीं कामयाब हुए। तो जब तक आपके पास हथियार होंगे और जब तक आपको, मैं ये बोलूं तो पूरी लॉबी ही इतनी पावरफुल है कि जो सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट, जो सबसे ताकतवर कहा जाता है, उसके भी हाथ में पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। देखो मीनाक्षी, ऐसा है कि ये जो आर्म्स लॉबी है, आर्म्स लॉबी विद इन अमेरिका, आर्म्स लॉबी आउटसाइड अमेरिका, तो ये आर्म्स लॉबीज जो हैं, जो चाहती हैं कि हथियार असला फ्री सेल हो, हर एक नागरिक खरीद सके,
वो उसको प्रमोट करते हैं। और आपको अचंभा होगा कि ये नहीं कि आपने कोई पिस्टल का लाइसेंस बनाया या कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेपन का लाइसेंस बनाया जैसे भारत के अंदर होता है। पहले आप 3 हथियार रख सकते थे, आज भारत में आप सिर्फ 2 हथियार रख सकते हैं। उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज अलग हैं। आप राइफल रख सकते हैं कि बोल्ट एक्शन है, ऑटोमेटिक वेपन आप नहीं रख सकते हैं, मतलब खास करके राइफल कैटेगरी में। तो वहां पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां आप AK-47 खरीदें, आप M16 खरीदें, आप जो मर्जी हथियार खरीदें, स्नाइपर राइफल खरीदें, हर एक को छूट है। आपको सिर्फ एक परमिट बनाना होता है। और थोड़ा पहले जो पूरी आजादी अभी थोड़ा उन्होंने चेक कर रखे हैं उसमें कि जो खरीदार है उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। पुलिस की वर्दी में पहुंच गए और सीनेटर के घर में घुसकर टारगेटेड अटैक किया। अब अमेरिका में क्राइम पर कंट्रोल करना अब हाल के दिनों में जितनी घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद तो ये कहा जा सकता है थोड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर प्लेन क्रैश, हवाई दुर्घटनाओं की जो खबरें आ रही है ये लोगों को बहुत डरा रही है, परेशान कर रही है। एक हफ्ते के अंदर 2 बार क्रैश की खबरें आई है। आज केदारनाथ के पास गौरीकुंड में सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इसमें पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। और बहुत दुख की बात है, मरने वालों में एक 2 साल का छोटा सा बच्चा भी शामिल था। शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे की अगर बात करें तो इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे दें, क्योंकि जिस तरह से जली हुई अवस्था में डेड बॉडीज मिली हैं उनकी पहचान कर पाना तो बहुत ही नामुमकिन ही आप कहें कि ऐसे तो पहचान नहीं हो सकती। तो इसलिए DNA टेस्टिंग हो रही है और DNA टेस्टिंग के बाद अब डेड बॉडीज को परिजनों के सुपुर्द करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। और इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आगे आपको दूंगी, लेकिन पहले इस केदारनाथ हादसे से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दूं। ये हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ है, जो अभी तक जितनी जानकारी हम जुटा पाए हैं आज सुबह जो टुकड़े पड़े थे उसके, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसी की आप एम्बियंस सुन रहे हैं, जिसमें आप जो लोग वहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे टुकड़े जहां तहां पड़े हुए हैं। एयर कमांडर साहब, ये तस्वीरें देखने के बाद मन बड़ा व्यथित होता है, क्योंकि ये तस्वीर ऐसी है कोई तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था, कोई भगवान के दर्शन करना चाह रहा था और उस वक्त इस तरीके का हादसा हो जाए। नोडल ऑफिसर ये बता रहे हैं, NDRF के भी अधिकारी ये बता रहे हैं कि मौसम बहुत तेजी से पलटा और प्रथम दृष्टया यही लगता है कि यही कारण है इस हादसे का। मीनाक्षी जी, बहुत ही दुखद घटना है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिल को छूती हुई है। और ये एकदम अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद है ये, और उससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर ने टेक्निकल रीजंस की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की थी रोड के ऊपर, 7 जून की। हाँ, देखिए वो आ भी रहा और टेल रोटर उसका हिट किया था कार के ऊपर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माउंटेन में फ्लाइंग होती है हेलीकॉप्टर की, बहुत ही मुश्किल है। पल पल में वेदर बदल जाता है, लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी होता है पायलट के लिए कि वो जो भी स्टेशन में जब टेक ऑफ करना चाहता है तो वो ये देख के जाता है कि ना केवल मेरे जो उस बेस का वेदर है और जो डेस्टिनेशन वेदर है, पर एन रूट वेदर कैसा है वो भी बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो माउंटेन वेदर के अंदर माउंटेन वेव्स भी होती है, अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट भी होते हैं, विंड्स बहुत जल्दी चेंज करती हैं और अलग अलग स्पीड्स की अलग अलग लेवल पे होती हैं। तीसरी चीज आती है कि कई बार लो लेवल क्लाउड बन जाते हैं, तो लो लेवल क्लाउड की वजह से उसको उससे नीचे फ्लाई करना पड़ता है और जब वो उससे नीचे फ्लाई करता है तो उसका रिस्क और बढ़ जाता है क्योंकि आसपास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऐसे टाइम में अगर पेड़ है ऑब्स्टिकल्स है, जो वायर्स होती है, केबल्स होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है, बर्ड्स भी बहुत ज्यादा होती है नीचे। लेकिन इसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें और कहूंगा। इसका मूल कारण, जितने भी एक्सीडेंट्स है सबका मूल कारण ग्रीड है। ग्रीड। अब इसमें भी देखिए, हाँ, पैसे कमाने की होड़ कि कितना पैसा हम कमा सकें। एक पायलट जाता है ज्यादातर इन फ्लाइट्स के अंदर, दूसरा नहीं लेके जाते वो, और साथ में उसमें पैसेंजर एक्स्ट्रा ले जाते हैं। और को पायलट होता है साथ में, को पायलट नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन ऐसा रूल है, परमिटेड है कि वो एक पायलट के साथ भी जा सकते हैं और पैसेंजर भी ले सकते हैं। और साथ में प्रॉब्लम आती है कि अगर आप देखें इसके अंदर
हमारे जो पिछले 2022 का भी अगर हम देखें, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, इंडिगो का, एयर इंडिया का, हमारे कुछ जहाज कराची में जाके लैंड किए थे, अगर आपको वो 3 साल पहले की बात याद हो तो। उसमें विंडशील्ड क्रैक से, इंजन स्नैक से, यहां तक कि एक चिड़िया भी मिली थी कॉकपिट के अंदर। तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से डीजीसीए ने वहां पे ऑप ऑडिट किया और 305 एनफोर्समेंट एक्शन लिए थे एयरलाइंस के अगेंस्ट। 305 काफी सीरियस एक्शन था। लेकिन जो एफटीओज है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स की, उनका 2017 से थोड़ा बुरा हाल शुरू हो गया था। 2 एक्सीडेंट 2017 में, 3 एक्सीडेंट 2018 में और 5 एक्सीडेंट 2019 में। उसके बाद से लेके आज तक 3 से लेके 6 एक्सीडेंट हर साल हो रहे हैं उसके अंदर। यहां तक कि रेड बर्ड एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 6 महीने के अंदर 5 एक्सीडेंट, तो उसकी फ्लाइंग को भी थोड़ा समय के लिए रोका गया था 3 बार। इस घटना के बाद तो फिलहाल वहां पर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग रोक दी गई है। हाँ, रोक दी गई। इसमें 1-2 चीजें मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखिए पूरा एविएशन एनवायरनमेंट, चाहे वो हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की है, चाहे वो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की है, जहां पे इस समय बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और उनके 3 ऑपरेशनल ऑडिट हो चुके हैं डीजीसीए से। पहला हुआ 2019-20 में, दूसरा हुआ 2022 में और तीसरा 2024 सितंबर में, जब 2 पायलट्स ने अपनी लाइफ लूज की थी एक्सीडेंट के अंदर। तो बहुत जरूरी है इस समय गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग एक्शन, और वो आया है। आप देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है जो किसके अंडर है, होम सेक्रेटरी के अंडर है। उसके अंदर इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सेंटर स्टेट सबके, और साथ में है डीजी इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी एयरफोर्स के। ये बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जो डीजीसीए नहीं संभाल पा रहा, तो गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट ने एक्ट किया है। जो आपने कहा ग्रीड और डीजीसीए नहीं संभाल पा रहा है, इसी पॉइंट को लेकर मैं आपके पास आ रही हूं। डीजीसीए क्यों नहीं संभाल पा रहा है, पहला प्रश्न तो यही। और दूसरी बात, जो ग्रीड की बात हुई, एक ही हेलीकॉप्टर या एक ही चॉपर कितने ट्रिप, मल्टीपल ट्रिप, एक ही पायलट कितने ट्रिप ले रहा है? आप मीनाक्षी, अगर आपको कभी मौका मिला होगा, या आप देखेंगे, यही हम वैष्णो माता के वक्त देखते हैं और यही हम 4 धाम केदारनाथ में देखते हैं। मैं दोनों तरफ गया हूं, हेलीकॉप्टर में भी गया हूं, दोनों जगह। एक, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ग्रिड, और ये ग्रिड इतना है कि हर कोई सोचता है कि अंधेरा होने से पहले हम नॉर्मल, जब हम फ्लाई करते हैं एयरफोर्स में या आर्मी के, हम अमूमन 12 बजे के बाद दोपहर में फ्लाई नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि नहीं, क्योंकि मौसम जो है कभी गर्म कभी ठंडा और मौसम बदली हो जाता है। जब भी आप एसओपी का उल्लंघन करते हैं, ये सब जितने भी हैं प्रोसीजर्स कागजों में बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन सर इस मामले में तो वो कह रहे, जैसा उन्होंने कहा, मैं उनके कहे पर बता रही हूं आपको, कोई तो जांच कमेटी बैठा नहीं रहे, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके बिहाफ पे कह रही हूं कि उन्होंने कहा कि 5:10, 5:11 के बाद सुबह के वो कभी भी फ्लाई कर सकते हैं, ऐसा इनका एसओपी है। ये है एसओपी है। फ्लाई कब करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी को इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी है, कोई खास जरूरत है, और उनको मौसम का पूरा अंदाजा है। और केदारनाथ के अंदर और यहाँ पे आप तकरीबन जहां से टेक ऑफ करें आप देख सकते हैं, और 2 पहाड़ियों के बीच में से वो गुजरते हैं, बहुत नैरो वैलीज हैं। तो मौसम कभी भी बिगड़ता है, एसओपी का उल्लंघन करते हैं, ग्रिड है, कितने मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ दिस फ्लाइंग मशीन। और 2-2, 3-3 कंपनियां वहां पर है, हर एक के साथ वो लगे हुए हैं। और जैसे बता रहे हैं कि पायलट, को पायलट होना चाहिए, पायलट होएगा, को पायलट की जगह एक पैसेंजर होगा, पीछे 3-4 बिठाते हैं, 6 आदमी लेकर के जाते हैं। तो ये जो कार्रवाई करते हैं, यही कारण है। हम लोगों का एसओपी सब कुछ अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन इज एब्सोल्युटली बैड। इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस तरह के अच्छा, अब मैं जरा इसमें मैं पहले इधर अहमदाबाद वाली खबर को भी लेकर आती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि चलिए केदारनाथ में नैरो वैली है, ये तो अहमदाबाद था, ये कौन सी वैली थी, लेकिन फिर भी विमान हादसा हुआ। वहां चलिए केदारनाथ में आप कहिए कि मौसम खराब था, अचानक बादलों का एक बड़ा सा झुंड आ गया, या पता नहीं तार थे, पेड़ था या पक्षी थे, कोई भी कारण हो सकता है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। 3 दिन बीत गए हैं इस हादसे को, अब तक 31 शवों के ही डीएनए के जरिए पहचान हो पाई है। इससे पहले 7 जून को रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब आप इसमें क्या बोलेंगे सर? वहां तो पहाड़ी थी, नैरो वैली है,
मौसम खराब है, यहाँ इतना भयानक हादसा हो गया और अभी तक हमें कारण नहीं मीनाक्षी पता है। देखिए, ऐसा है, फ्लाइंग इज अ हाई रिस्क एक्टिविटी। फ्लाइंग के अंदर जीरो एरर सिंड्रोम होता है। आप बिल्कुल किसी भी चीज़ के साथ चांस नहीं ले सकते हैं, चाहे उसकी मेंटेनेंस हो, उसके प्रोटोकॉल्स हों, वेदर मेट कंडीशंस हों, जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं, टाइमिंग्स होते हैं, खास करके पहाड़ी इलाकों के अंदर। आप किसी भी चीज़ को अनदेखा करेंगे, आप लोड्स जो ऑथराइज लोड है उससे ज़्यादा लोड कर दें, आप वो भी ग्रीड वाली बात आ जाती है कि आपने पैसेंजर भी भर दिए, लोड भी पूरा हो गया, फ्यूल भी पूरा भर दिया और कहीं पर आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। जो टेक ऑफ की सेटिंग होनी चाहिए, चाहे आपके फ्लैप्स हों, चाहे कुछ भी हो, या स्पीड हो, या कितना रनवे का इस्तेमाल होना चाहिए था उस मोमेंटम को पकड़ने के लिए, एक गलती जो है एक जानलेवा हो सकती है। और अभी मैं अगर आपको दोबारा केदारनाथ की तरफ ले जाऊं, वहां पे आज के दिन उत्तराखंड में 9 कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जो उनके खास करके गुप्तकाशी, फटा और सरसी करके 3 हेलीपैड ये हैं जो आगे हैं ऊपर, और मेन इनका है देहरादून में सहस्त्रधारा में दूसरा हेलीपैड है जो चौथा हेलीपैड है। और यहाँ से लगातार सुबह जैसे वेदर क्लियर होता है ये शटल शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि जो मैनिफेस्ट बनता है इनका, मैनिफेस्ट में किसी का नाम लिखा हुआ है और पैसेंजर वहां पे कोई और पहुंच जाता है। और ये पिछली बार भी हुआ जब एक्सीडेंट हो गया, तो जब उन्होंने मैनिफेस्ट वहां पे मिलाया तो जो आधार कार्ड मिला आदमी का, उसका मैनिफेस्ट में नाम ही नहीं था। तो ये जो इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, ये पूरी लापरवाही है उन ऑपरेटिंग कंपनियों द्वारा। लोग वेट लिस्ट में रहते हैं, कई लोग बिना रिजर्वेशन के वहां पहुंच जाते हैं और मौका मिलते हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ता है उनको। ये सारी कार्रवाई है, क्योंकि कई लोग हमसे मदद मांगते हैं कि साहब मेरा हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करा दो। हम उस ऑपरेटिंग कंपनी को बोलते हैं, कहते हैं सर ठीक है इसको भेज दो हेलीपैड में, हम देखेंगे इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट के चक्कर में लोग मारे जाते हैं। अब देखिए तो जो ये हादसे हो रहे हैं, हाँ। बड़ा दुखद घटना है। इसके ऊपर हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। डीजीसीए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देता है, उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो कंपनियां ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं, इसी जांच वाली बात पर आती हूँ सर, क्योंकि फिर समय खत्म हो जाएगा। अभी जो हम डिटेल चला रहे थे कि ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है और कितने दिनों में उसकी जांच हो जाएगी, फिर वो वाला एक बार डिटेल जो है हमारे दर्शकों के सामने रख दें। देखिए सर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में अगर अमेरिका में जांच होती है तो 10-15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और भारत में जांच होने पर 4 से 5 दिन में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। सारी चीजें अभी यहीं से उम्मीद है कि कुछ तो समझ में आए, कुछ तो डिकोड हो एक्चुअली व्हाट हैपेंड। देखिए, जैसे ये ड्रीम लाइनर की बात है, जितने भी आप लोगों ने भी या हमने जिनसे बात करी, जो सक्षम है, जिनको पता है एयरक्राफ्ट के बारे में, सिविल एविएशन के बारे में, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही, उनकी एक्सपीरियंस से कोई मतलब स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ जी। कोई भी श्योर नहीं है। तो हमें वेट करना पड़ेगा ब्लैक बॉक्सेस की जांच से या बाकी जो भी एविडेंसेस होंगी। लेकिन मैं एक इशू में फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, 1100 ड्रीम लाइनर्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में और ये पहला एक्सीडेंट हुआ है। इसका माना जाता है बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है, दोनों इंजन फेल होना तो नामुमकिन ही है। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ, पता नहीं शायद हो सकता मैं गलत हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ जी। एक नैरेटिव चल रहा है, खासकर जो बोइंग की तरफ से बोल रहे हैं कि भाई वो नो दे आर ट्राइंग टू लीड यू कि शायद पायलट की गलती है, ये वो तमाशा। आई होप कि निष्पक्ष जांच हो और वो उस फैसले पर पहुंचे जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है और ये नैरेटिव बिल्डिंग ना हो कि पहले से ही आप शुरू करें कि पायलट की गलती थी, ह्यूमन एरर था जिससे एक्सीडेंट हो जाए। ये अलग चीज है। लेकिन ये तो सबसे आसान होता है ना सर, जी, टारगेट कर देना करना बहुत आसान है क्योंकि वो है नहीं होगा कि वो आदमी है नहीं। अब मैं केदारनाथ की बात करूंगा। देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, पता नहीं कितने घंटे हमने ट्रैवल किया होगा हेलीकॉप्टर में, और ऐसे हेलीकॉप्टर में ट्रैवल किया जो आजकल मतलब अभी भी चला रहा है, लेकिन कोई वो डेवलप्ड कंट्री का नहीं बैठेगा उस पर। लेकिन आर्मी में हजारों हेलीकॉप्टर हर दिन लॉजिस्टिक्स काम करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम होता है, कितने चलते हैं, लेकिन बहुत रेयर एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन और एसओपीज फॉलो किए जाते हैं। मतलब आप उसको नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं करते। इतनी जबरदस्त पनिशमेंट है कि आप नहीं कर सकते उसका उल्लंघन।
और वहां देख लिए 4-5 सर यही होता है ना सर, तो चलता है एटीट्यूड। जो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में होता है वो सिविल सेक्टर में नहीं हो सकता, और जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तब हादसे होते हैं। अब चाहे ये केदारनाथ की खबर हो, क्या हुआ एक्चुअली वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। जो अहमदाबाद में क्या हुआ वो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और अभी भी हम फिंगर क्रॉस ये कह रहे हैं कि कोई ह्यूमन एरर इसमें ना हो। हम केवल ये आशा कर सकते हैं, जो भी होगा सच वो तो सामने आ ही जाएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।